ये कहानी है बलराम और सुरेश नाम के दो दोस्तों की। सुरेश और बलराम दोनों ही बचपन के दोस्त थे। साथ में खाना, साथ में सोना, दोनों में पक्की यारी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। बलराम अपनी पत्नी मनोरमा और बेटी के साथ अच्छे से जीवन गुजर बसर कर रहा था। सुरेश भी अपनी पत्नी कमला और एक प्यारी सी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी काट रहा था। सुरेश गांव के ही पास एक चीनी मिल में मजदूरी करता था, जबकि बलवीर गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करता था और मजदूरी से जो पैसे आते उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ दिनों से बलराम के पास कोई काम नहीं था, जिससे उसके घर गुजर बसर करने में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा जी? घर चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत होती है ना। अपने पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसे भी बेच दिया। अपने पास अब तो सिर्फ ये घर बचा है। अगर आप कोई नया काम नहीं ढूंढेंगे तो ये घर भी बिक जाएगा। अब ऐसे और नहीं चलेगा। घर में एक बेटी है, कल होके वो भी बड़ी हो जाएगी। उसकी शादी के लिए भी तो कुछ जमा करना होगा। बेटी का भी तो कुछ अरमान होगा, उसके भी तो कुछ सपने होंगे। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे भाग्यवान, तुम हमेशा ताना मारते रहती हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम तो जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी तो कोशिश कर सकते हो। पैसों के अभाव में हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई है और घर में कम से कम राशन के लिए तो पैसा चाहिए ना। आखिर भूखे तो नहीं रहा जा सकता है ना। सुरेश को देखो, वो भी तो रोज काम पर जाता है और तुम रोज घर पर ही बैठे रहते हो। तुम जाकर सुरेश से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। ठीक है मनोरमा, अगर तुम कहती हो तो मैं कल सुरेश के पास जाकर काम के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। नींद आ रही, मुझे खाना दे दो, खाना खाकर मैं सोऊंगा। अगली सुबह बलराम सुरेश के घर जाता है। अरे बलराम भाई, कहो कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? सुरेश भाई, बहुत दिनों से घर पर ही बैठा हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। घर पर पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारे नजर में कोई काम है क्या? देखो बलराम भाई, मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे काम के लिए अपने सेठ जी से पक्का बात करूंगा। अगर उन्हें जरूरत होगी तो तुम वही काम पर लग जाना। सुरेश भाई, मुझे तो काम की जरूरत है। मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था कि तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने की वजह से बलराम और सुरेश दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। सुरेश भाई, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी बलराम की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वो सुरेश को इशारे करते हुए कहता है, सुरेश भाई, वो देखो वहाँ एक झोपड़ी है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। क्या पता वो थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे। जब बारिश थम जाएगी तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। दोनों दोस्त जल्दी से उस कुटिया के पास पहुँच जाते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई है क्या इस कुटिया में? हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग इस कुटिया में ठहरना चाहते हैं। हाँ बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ज्यादा देर तक भीग गए तो तुम लोग बीमार हो जाओगे। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी अम्मा चटाई पर बैठी हुई थी। अम्मा, हम लोग काम की तलाश में नदी के उस पार वाले गांव की तरफ जा रहे थे कि अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। अम्मा, अगर आप इजाजत देंगी तो थोड़ी देर हम लोग इस कुटिया में रुकना चाहते हैं। बारिश रुकने के बाद
हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना घर ही समझो। तुम दोनों का जब तक मन करे यहाँ रुक सकते हो। दोनों वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा पास ही चटाई पर बैठकर फूल का माला बना रही थी, जिसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक थी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। बलराम के मन में तो कब से हो रहा था कि अम्मा से फूलों की माला मांग ले और अपनी पत्नी मनोरमा के लिए घर लेकर चला जाए, किंतु संकोचवश वो नहीं बोल पा रहा था। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने बलराम के मन को पढ़ लिया था। तभी बलराम बोलता है, अम्मा, ये फूलों की माला आप किस लिए बना रही हैं? बेटा, मैं बगल में एक मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए फूलों की माला बनाती हूँ। अगर तुम्हें ये फूलों की माला चाहिए तो ले लो, मैं फिर से बना लूंगी। नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर अम्मा दोनों को फूलों की माला देती है। कोई बात नहीं बेटा, ये लो, तुम दोनों अपने अपने घर ये लेते जाना। तुम्हारी पत्नी इसे देखकर खुश होगी। बलराम तो यही चाह रहा था कि बूढ़ी अम्मा कब उसे घर ले जाने के लिए फूलों की माला दे। तभी सुरेश अम्मा से पूछता है, अम्मा, इस कुटिया में आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं, क्या आप अकेली रहती है इस कुटिया में? अम्मा सुरेश की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और बोलती है, बेटा, मेरे परिवार में भी खुशियों का मेला लगता था। हम भी हंसी खुशी एक गांव में रहते थे। एक दिन अचानक गर्मी के दिनों में उस गांव में भयानक आग लग गई और उस आग ने मेरे हंसते खेलते परिवार को भी खत्म कर दिया। मैं बदकिस्मत थी कि किसी काम से बगल के गांव में चली गई थी और फिर मैंने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर इस जंगल में रहने आ गई। अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है, बस मैं पूजा पाठ में अपना समय बिताती हूँ। अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती है? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? आपको अकेलापन नहीं लगता? बेटा, डर किस बात का? बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मैं जब केवल 5 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे माँ की ममता फिर से मिल जाएगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ चलिए। अम्मा आश्चर्य से सुरेश की तरफ देखती है। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे अपने घर जाने को पूछा। मुझे अपने बेटे की याद आ गई। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है और मौसम भी कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा अम्मा, बारिश रुक गई है, अब हम चलते हैं। लेकिन अम्मा, अगर आप हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता। लेकिन अम्मा, जब कभी भी दिल करे आप हमारे घर अपना बेटा समझकर आ जाइएगा। नहीं बेटा, मैं यहीं पर खुश हूँ। ये कुटिया और ये जंगल, अब यही मेरा घर है। ठीक है अम्मा, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मैंने बहुत दिनों से कुछ संभाल के रखा है और सोचा था कि कोई नेक दिल इंसान आएगा तो उसे दूंगी। बूढ़ी अम्मा एक लाल रंग की पोटली बलराम और सुरेश को थमाते हुए कहती है, बेटा, मैंने मेरे जीवन में जो भी कमाया है इसी पोटली में जमा करके रखा है, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई रहा नहीं। अब मेरे ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे अपने साथ ले जाओ और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, आखिर इस पोटली में क्या है? बेटा, तुम ही खोल कर देख लो इसमें क्या है। जब वो पोटली को खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के? अम्मा, आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही है? बेटा, मेरा अब कोई अपना नहीं है और तुम लोग मुझे बहुत साफ दिल के इंसान लगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों की जिंदगी मुश्किल में गुजर रही होगी,
इसीलिए मैंने तुम्हें ये देने का सोचा है। अब ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए, इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम लोग इसे आपस में बांट लेना। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। आखिर उस बूढ़ी अम्मा ने कीमती तोहफा जो दिया था उन लोगों को, दोनों अपने अपने सपने सजा रहे थे। इन सोने के सिक्कों को बेचकर मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक छोटा और सुंदर सा घर भी बनाऊंगा। अपनी प्यारी बिटिया के लिए सोने का हार भी बनवाऊंगा, वो बहुत खुश होगी। और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर सा कपड़ा भी लाऊंगा। वो काफी दिन से मुझसे नए कपड़े की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं आलीशान सा घर बनवाऊंगा और उसमें कम से कम 4-5 नौकर तो जरूर रखूंगा जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इन सिक्कों को बेचकर तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। मुझे तो कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। बलराम ये सब सोच ही रहा था कि तभी सुरेश बीच में बोल पड़ता है। बलराम भाई, घर पहुंचते ही हम लोग इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। चूंकि बलराम के मन में लालच आ गया था, इसलिए सुरेश के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का विचार सुनकर बलराम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन कुछ योजना बनाता है। सिक्कों का बंटवारा करना मतलब मेरे सपनों का भी बंटवारा होना है। मैं किसी भी हाल में इन सिक्कों का बंटवारा सुरेश के साथ नहीं कर सकता। भला इन सिक्कों को मैं इस सुरेश के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे सोने के सिक्के चाहिए। ये ईमानदार सुरेश तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी ही बातें सोचते हुए दोनों गांव की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पार करना होता था। जब दोनों नाव से नदी पार कर रहे थे, नदी को देखकर उस लालची बलराम ने बिना देर लगाए सुरेश को धक्का देकर नदी में गिरा देता है। सुरेश जैसे ही नदी में गिरता है, वो बलराम को आवाज लगाने लगता है। बलराम भाई, मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ बलराम भाई। मैं डूबता जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे सुरेश भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने ही तुम्हें धक्का देकर गिराया है ताकि ये सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बांटना ना पड़े। अब ये सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। बलराम सुरेश को नदी में डूबता छोड़कर वहां से चुपचाप भाग जाता है और बेचारा सुरेश उस पानी में ही डूब जाता है। कुछ देर बाद जब बलराम घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुरेश की पत्नी घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब कमला ने बलराम को आते हुए देखा तो उसने बलराम से पूछा, भैया, परी के पापा अभी तक नहीं आए हैं, वो कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बलराम अंदर से थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ, सुरेश और मैं हम दोनों साथ ही गए थे और उसने अपने मालिक से मेरे लिए बात भी की और मुझे काम पर लगाकर वो घर में कुछ जरूरी काम की बात बोलकर छुट्टी लेकर वहां से घर के लिए निकल गया था और मैं तो काम करके अभी घर लौट रहा हूँ। ये सुनकर सुरेश की पत्नी और भी घबरा जाती है। बलराम भैया, वो ठीक तो होंगे ना? मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है सुरेश भाई किसी जरूरी काम से शहर चले गए होंगे और ज्यादा रात होने की वजह से वो वहीं रुक गए हों। आप सुबह तक का इंतजार करिए, मुझे पक्का विश्वास है वो सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर बलराम अपने घर की तरफ चल देता है। सुरेश की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन बलराम के कहने पर वो रात भर दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रही। फिर सुबह हुई। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया था, लेकिन सुरेश अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी।
वो बलराम के घर जाती है और बोलती है, भैया, परी के पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप जाकर थोड़ा पता लगाइए ना। बलराम झूठ मूठ का परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप चिंता मत करो कमला बहन, मैं अभी जाकर सुरेश का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। ये बोलकर बलराम सुरेश को खोजने का झूठा दिलासा देकर घर से बाहर चला गया और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सुरेश को तो जहाँ जाना था मैंने उसे पहुँचा दिया है। अब तो वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। मनोरमा बहन, अब पूरी जिंदगी आपको ही मजदूरी करके घर चलाना होगा। अब थोड़ी देर यही रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने सुरेश को बहुत ढूंढा लेकिन सुरेश कहीं नहीं मिला, और बाद में मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बलराम वहीं पर आराम करने लगता है और आराम करने के 3-4 घंटे बाद वो फिर कमला की घर की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर वो बहुत निराश होने का दिखावा करता है और सुरेश की पत्नी को कहता है, कमला बहन, मैंने सुरेश को बहुत ढूंढा। ढूंढने के लिए बाजार भी गया, नदी के पास भी गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं सुरेश भाई कहाँ चले गए हैं। तभी वहां अचानक सुरेश आ जाता है। सुरेश को अपने सामने देखकर बलराम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अरे सुरेश भाई, तुम यहाँ कैसे? बलराम भाई, मुझे यह देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? सुरेश बलराम की बातों का कोई जवाब नहीं देता। बलराम अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था, क्योंकि उसने जो अपराध किया था उसकी सजा उसको मिलने वाली थी। वो मन ही मन सोचता है, मुझे यहाँ से जल्द ही भाग लेना चाहिए, वरना सुरेश तो मुझे मेरे अपराधों की सजा दिलवाकर ही मानेगा। मैं जल्दी से घर जाकर सोने की पोटली लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा। और फिर बलराम बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप जल्दी से भाग जाता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? न जाने सुरेश कैसे जिंदा बच गया। इसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर ये पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस पोटली को लेकर इस गांव को छोड़कर शहर भाग जाऊंगा। फिर बलराम जल्दी से उस पोटली को देखने जाता है। पोटली को देखकर खुश तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा भी रहा होता है। जब वो पोटली खोलता है तो देखता है कि पोटली में सोने के सिक्के की जगह मिट्टी भरे हुए थे। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के किसने चुरा लिए? कहीं सुरेश ने तो नहीं चुरा लिया और सोने की जगह मिट्टी रख दिया? बलराम ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है। उसे अपने सामने देखकर बलराम बहुत हैरान होता है और पूछता है, अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? आप मेरे घर तक कैसे पहुंची? अरे दुष्ट आदमी, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह। तुम बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया है। तुमने बहुत बुरा कर्म किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिली है। तुमने सोने के सिक्के के लिए अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की। तुम अब इसी मिट्टी को बेचकर अमीर बनने का सपना देखते रहना। मेरे मन में लालच हो गई थी अम्मा, मुझे माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। दुष्ट आदमी, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। माफ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, तुमने पाप किया है, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। बलराम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलराम के सारे सपने उसकी गलती के कारण पल भर में उजड़ जाते हैं और वो उदास होकर वहीं बैठ जाता है। सुरेश अपनी पत्नी मनोरमा के साथ घर के अंदर चारपाई पर बैठा है। सुरेश मन ही मन बलराम के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बलराम के बारे में कमला को बताऊं या नहीं?
अगर मैंने उसे ये सब बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी और कमला को जब पता चलेगा तो पंचायत बुलाकर पक्का वो बलराम को सजा दिलवाएगी और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बलराम के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी और उनके घर में तो कमाने वाला बलराम के सिवा कोई नहीं है। अगर उसे गांव से निकाल दिया जाएगा तो उसकी बीवी बच्चे अकेले मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं बलराम के बुरे कर्मों की सजा उसके मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। सुरेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है। बूढ़ी अम्मा को देखकर सुरेश को बहुत आश्चर्य होता है और वो खुश भी होता है और पूछता है, आप यहाँ कैसे आई अम्मा? और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? बेटा, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम्हारे साथ बलराम ने क्या किया ये भी मुझे मालूम है। इतनी परेशानी में घिरने के बाद भी तुम्हारे अंदर लोगों की मदद करने की लालसा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बूढ़ी अम्मा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुरेश को आश्चर्य होता है और फिर तभी बूढ़ी अम्मा अपने जादू से एक पोटली ले आती है। अम्मा, ये तो वही पोटली है ना जो आपने हम लोगों को दिया था? हाँ बेटा, ये वही पोटली है और अब इस पर उस पापी का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा है। पर अम्मा, ये पोटली तो बलराम ने मुझसे ले लिया था, आपके पास कैसे आया? हाँ बेटा, लेकिन बलराम को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। उसके पास जो होना चाहिए था वो उसे मिल गया है और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वो ये है। जैसे ही सुरेश ने उस पोटली को खोला, उसने देखा वो पोटली सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। बेटा, अब तुम इस पोटली को अपने पास रखो। अब ये तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना और तुमने जो अपने परिवार के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। और फिर इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। ये बूढ़ी अम्मा कौन थी और ये अचानक कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई? ये अम्मा मुझे जंगल में मिली थी, जो एक कुटिया में रहती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये कोई देवी थी जो भेष बदलकर हमारी मदद करने आई थी। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बिटिया को बड़े विद्यालय में पढ़ाएंगे। मैं अपने लिए एक लाल रंग की साड़ी भी खरीदूंगी और एक अच्छा सा घर भी बनवाएंगे। हाँ मनोरमा, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें